Hello students, welcome to my YouTube channel. Myself CMA हर्ष सोमपुरा. So अभी तक के हमने सीएमए फाउंडेशन के जो वीडियोस हमने किए हैं उसके अंदर हम चैप्टर 1.4 तक हमने कंप्लीट किया था. मतलब 1.4 का आधा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था. जस्ट आपको फटाफट से गो थ्रू करवा देता हूँ. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए. अगर उनको हेल्पफुल हो सकते हैं वीडियो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है. तो मैं ऐसे वीडियोस और भी लाता रहूंगा और ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं पूरा सिलेबस आपको पूरी मॉड्यूल के साथ आपको पढ़ाऊंगा. ठीक है, और पूरा डायरेक्ट करूंगा कि कैसे आपको सीएमए फाउंडेशन करना है ताकि आपके बेस बहुत ही अच्छे रहे और आप एक अच्छे सीएमए और एक आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड सीएमए जो आप एप्लीकेशन के थ्रू जो प्रोफेशनल्स बनते हैं वैसे आप बनोगे. ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि हमने क्या किया था. चैप्टर 1.4 दैट वाज रिलेटेड विद अकाउंटिंग साइकिल एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन. हमने एक एनालिसिस किया था कि पूरा ट्रांजेक्शन कैसे होता है. वो पूरा एक साइकिल था. आई होप सो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो प्लीज आप देख लीजिए पहले, ताकि वो वीडियो अगर आपको समझ आ जाएगा तो थोड़ा आपको अकाउंटिंग बेसिक अच्छे हो जाएंगे आप. फिर उसके बाद उन्होंने बताया था कि अकाउंटिंग साइकिल क्या उसकी डेफिनेशन थी. अकाउंटिंग इक्वेशन बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, जो मैंने दो एमसीक्यू के रिगार्डिंग जो है वो मैंने आपको बताया था. डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है, एक एक्सपेक्ट डेबिट होता है, एक स्टेप एक्सपेक्ट क्रेडिट होता है. डेबिट कहाँ से है, लैटिन वर्ड, और क्रेडिट कहाँ से है, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्या होता है, वो वहां से हमारा बाकी था. इतनी चीज हमने किया था और इतनी चीज के रिलेटेड जो भी सम्स थे हमारी मॉड्यूल के अंदर वो मैंने करवाए थे. इलस्ट्रेशन के अंदर जो भी इतनी चीज के रिलेटेड जो भी सम्स थे वो मैंने इजीली आपको करवा दिए थे. ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट. अब देखो अकाउंट क्या होता है. अब मैंने बताया कि जर्नल, नॉर्मली जर्नल मैंने बताया जर्नल एंट्रीज क्या होती है वो मैं बताता हूँ. ठीक हो, तो जर्नल एंट्रीज सपोज आप नॉर्मली नॉर्मली आपको एक एग्जांपल देता हूँ. नॉर्मली सपोज आप कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी एक्स वाई जेड, एनीथिंग एनीथिंग एज हैपेंड. सब मान लेते हैं, जो मैंने पहले ही एक एग्जांपल नॉर्मल आपको देता हूँ उससे ही मान लेते हैं कि सपोज आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ, परचेस किया आपने गुड्स फॉर कैश, कैश में परचेस किया गुड्स. तो गुड्स आया, तो नॉर्मली क्या होता है, परचेज अकाउंट अफेक्ट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, टू कैश अकाउंट ऐसा लिखा जाता है. ठीक है, अभी के लिए समझ लो ये चीज. परचेज अकाउंट लिखा जाता है, टू कैश अकाउंट लिखा जाता है. सपोज 5,000 रुपए का परचेज हुआ. ठीक है, 5,000 रुपए मैंने लिख दिए. ये मेरा एक ट्रांजेक्शन हुआ. दूसरा मेरा एक ट्रांजेक्शन हुआ, कैश सेल हुआ. कैश सेल हुआ, तो कैश सेल हुआ तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट डेबिट. कैश आया मेरे पास, टू सेल्स अकाउंट, ऐसा लिख दूंगा. सपोज वो 10,000 रुपए का हुआ. अब ऐसे तो बहुत ही सारे लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, दिन के लाखों ट्रांजेक्शन होते हैं, बड़ी कंपनी हो जाती है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा ट्रांजेक्शन. मुझे ये जानना हो, ऐसे तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो मुझे ये जानना हो कि कैश कितना बचा. मुझे सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन जाननी हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन जाननी हो, तो कहीं ना कहीं मुझे कोई एक जगह पे एक ये कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन है वो एक एक ही जगह पे लाके मुझे लोकेट करने पड़ेंगे. तब जाके मुझे पता चलेगा कि कैश कितना आया और कैश कितना गया. सिंपल है कि नहीं. मुझे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, कैश को लाना पड़ेगा. मतलब कैश, जितना कैश अकाउंट, जहां जहां पे जितनी भी जगह पे कैश अकाउंट की एंट्रीज हुई थी उस सभी जगह से उठा के एक जगह पे मुझे लाना पड़ेगा और उसको कंपेयर करना पड़ेगा. कितना कैश आया है उसके सामने कितना कैश मैंने पे किया है, तो मेरे पास कितना बचा है वो पता चलेगा ना मुझे. तो ये जो हम एक जगह पे इकट्ठा करते हैं ना, ये कैश अकाउंट को मैंने एक जगह पे इकट्ठा किया उसको बोलते हैं कैश अकाउंट. उसको बोलते हैं लेजर. उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेजर. तो ये लेजर मैं प्रिपेयर करूंगा जहां पे डेबिट साइड पे लिखूंगा इतने पैसे आए और क्रेडिट साइड पे लिखूंगा कि इतने पैसे गए. तो मुझे अल्टीमेटली पता चलेगा कि भाई ये हमारा क्या है, बैलेंस है. तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, कैश अकाउंट. अकाउंट का मतलब क्या, कोई भी अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हो उसका मतलब क्या, कि उस अकाउंट के रिलेटेड जहां जहां पे आपने एंट्रीज की है उस अकाउंट के रिलेटेड आप सारी एंट्रीज को एक्यूमुलेट करोगे और एक जगह पे पुट ऑन करोगे ताकि आपको पता चले कि अब तक जितने ट्रांजेक्शन उसके रिगार्डिंग हुए हैं को कंपेयर करके क्या सिचुएशन बन रही है. वैसा ही सेम होगा परचेज. अब बहुत सारे परचेज होंगे, तो वो परचेज के रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज हुई होगी उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक परचेज अकाउंट बनाऊंगा. परचेज अकाउंट बनाऊंगा और वो परचेज अकाउंट के अंदर मैं सारी एंट्रीज कर दूंगा. परचेज अकाउंट के अंदर ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है. होप सो इट दिस इज, इतना तो आपको पता है. नहीं भी पता हो तो भी अभी जान लो कि इसको अकाउंट बोलते हैं, लेजर अकाउंट बोलते हैं उसको, जहां पे मैं परचेस के रिगार्डिंग जितने ट्रांजेक्शन होंगे ना वो लोकेट करूंगा.
परचेज अगर डेबिट हुआ है तो परचेज की डेबिट पे मैं लिख दूंगा, परचेज अगर क्रेडिट हुआ है तो परचेज का क्रेडिट पे मैं लिख दूंगा, और एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे पता चल जाएगा कि ये इंपैक्ट क्या हुई है, तो उसको बोलते हैं अकाउंट। उसको क्या बोलते हैं? अकाउंट। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो अकाउंट का डेफिनेशन है वो पढ़ लेते हैं। देखो, एन अकाउंट इज डिफाइंड एज समराइज्ड रिकॉर्ड, समराइज बोला ना मैंने, समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्सन और अ थिंग। कोई भी चीज या पर्सन के रिलेटेड ट्रांजेक्शन हमने किए हैं तो उसको क्या करते हैं, हम समराइज्ड फॉर्म में दिखाते हैं। सपोज मैंने परचेज का ट्रांजेक्शन किया तो परचेज के ट्रांजेक्शन को मैं एक अकाउंट में दिखा दूं कि पहली तारीख को इतना हुआ था, दूसरी तारीख को इतना हुआ था, तो एक समराइज्ड फॉर्म में दिख जाएगा, छोटा सा एक अकाउंट दिख जाएगा मुझे। हाँ जी, अगर आपको एग्जांपल देखना है तो यहाँ पे मैं बुक में ही बता सकता हूँ आपको एक अकाउंट। देखो ये रमन नाम का अकाउंट है रमन नाम का एक अकाउंट दिख रहा है, यहाँ पे रमन नाम का एक अकाउंट दिख रहा है। देखो, ये रमन नाम का जो अकाउंट है उसके अंदर उन्होंने डेबिट साइड पे लिखा है कि मैंने रमन को सेल किया 5420 का है, फिर मैंने 15 तारीख को अगेन सेल किया 6000 रुपए का, फिर कैश मिला उसके पास से 5150। तो रमन के साथ मैंने जितने भी ट्रांजेक्शन किए वो यहाँ पे एक ही जगह पे दिख रहे हैं ना। दैट इज द रीजन वाई उसको क्या बोलते हैं, समराइज्ड फॉर्म। समराइज्ड फॉर्म बोलते हैं कि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे उसके रिलेटेड, रमन के रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ, रमन के रिलेटेड जितना ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे। वैसे ही सेल्स अकाउंट होगा तो सेल्स के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो अकाउंट में दिखेंगे। परचेस अकाउंट है, परचेस के रिलेटेड दिखेंगे। कोई भी थिंग या पर्सन के रिगार्डिंग कोई भी ट्रांजेक्शन हो समराइज्ड फॉर्म में आपको दिखेंगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अकाउंट। और उसका फॉर्म क्या होता है, टी फॉर्म होता है, ये टी फॉर्म माना जाता है, इसको टी फॉर्म माना जाता है। ओके, इसको टी फॉर्म माना जाता है, इसी वजह से ये टी अकाउंट टी शेप में होता है। अकाउंट कैसा दिखता है वो तो अभी मैंने बता दिया, बता देता हूँ। देखो यहाँ पे डेबिट साइड होता है, यहाँ पे क्रेडिट साइड होता है, ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर 11th स्टैंडर्ड में होंगे तो, नहीं होंगे तो इसी वजह से फटाफट से बता देता हूँ। पहले डेट होगी, पर्टिकुलर होगा, रुपीज होगा, डेट पर्टिकुलर रुपीज, सिंपल। एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, सिंपल है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अकाउंट का, इट इज एक्सप्रेस्ड इन अ स्टेटमेंट इन फॉर्म ऑफ इंग्लिश लेटर टी। टी फॉर्म में दिखता है नॉर्मल अकाउंट, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब होता है टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पूरे अकाउंटिंग करियर में। आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर घुस गया ना आपके दिमाग में, तो बहुत सारी चीजें जो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखो नॉर्मली नॉर्मली तीन टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। मैंने सारी नोट्स बना के ही रखी है, आपको सिर्फ क्या जानना है आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अब मैंने अभी अकाउंट बताया, तो अकाउंट में आपको कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके अंदर आपको वो अकाउंट लिखना तो पड़ेगा ना। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसके अंदर से अकाउंट मुझे निकालने पड़ेंगे ना। ऐसे थोड़ी होगा कि ट्रांजेक्शन होगा तो अंदर ही पता चल जाएगा, नहीं नहीं, कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसको समझ के उसके अंदर से कौन से अकाउंट अफेक्ट हुए वो मुझे निकालने पड़ेंगे। वैसे कैसे अभी मैंने कैश परचेज बोला, तो अभी मैंने फिर वो ट्रांजेक्शन देख के मैंने डिसाइड किया ना कि एक परचेज हुआ तो परचेज अकाउंट अफेक्ट हुआ, और कैश गया तो कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, तो वो मैंने डिसाइड किया ना, तो वो डिसाइड करना भी मेरी जिम्मेदारी है। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट हैज बीन गिवन बाय फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और वो गाइडलाइंस भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपको देते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला हुआ है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, कितने टाइप के अकाउंट होते हैं जो आपको दिमाग में कंसिडर करने पड़ते हैं, और उसके रूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो तीन टाइप के अकाउंट होते हैं जो आपको याद रखना है। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब सिंपल सिंपल बोलू ना, तो अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन। अकाउंट्स रिलेटेड टू पर्सन मतलब, पर्सन मतलब हमारे जैसे जिंदा पर्सन भी हो सकते हैं। इन अकाउंट्स हमारे जैसे जिंदा लोगों को भी पर्सन माना जाता है, और बैंक को भी पर्सन माना जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी पर्सन माना जाता है, सारी चीजों को, बिजनेस एंटिटीज को भी पर्सन माना जाता है। ये ध्यान से सुन लेना, हमारे जैसे जिंदा लोगों को पर्सन माना जाता है, और बिजनेस एंटिटीज को भी पर्सन माना जाता है, जो बिजनेस करते हैं, जो एनपीओ होती है, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, उसको भी पर्सन माना जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म है उसको भी पर्सन माना जाएगा, कंपनी है उसको भी पर्सन माना जाएगा। सब जगह पे जो जो चीज अवेलेबल है, जो जो लोग अवेलेबल है, उन सबको पर्सन माना जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में पहले ही मैंने लिख दिया अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन। अब उसके अंदर तीन कैटेगरी है, पर्सनल अकाउंट में। सबसे पहला अकाउंट है नेचुरल पर्सन अकाउंट। देखो भाई, नेचुरल पर्सन अकाउंट मतलब हम और आप जैसे लोग, मैं और आप। ठीक है, सपोज मेरा हर्ष है, तो हर्ष अकाउंट अगर आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाया तो वो क्या है, नेचुरल पर्सन अकाउंट। पर्सनल अकाउंट है वो, और उसमें भी वो नेचुरल पर्सन अकाउंट है। क्यों? क्योंकि जिंदा लोग हैं, जितने भी जिंदा लोग हैं, ठीक है, जितने भी जिंदा लोग हैं, मरे हुए नहीं, हाँ, उसके साथ तो ट्रांजेक्शन हो नहीं पाएगा। तो जितने भी जिंदा लोग हैं, मेरे आपके जैसे लोग, एंटिटीज के अलावा, जो बिजनेस एंटिटीज है, बैंक है, वो सारे जिंदा लोग नहीं है। ठीक है, जो जिंदा लोग है,
उनके लिए जो अकाउंट बनता है उसको बोला जाता है नेचुरल पर्सन। ठीक है, नेचुरल पर्सन अकाउंट। देखो मैंने एग्जांपल में लिख दिया सुनील अकाउंट, रमेश अकाउंट, कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो जो जिंदा है, पर्सन का अकाउंट आपने बनाया जिसके साथ आपने ट्रांजेक्शन किया, उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल पर्सन अकाउंट। ओके, सपोज मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, तो ठीक है, आप अपनी बुक में क्या लिखोगे कि भाई हर्ष सर ने मुझे पैसे दिए, इट इज दैट सिंपल। तो आपके पास कैश आए तो कैश अकाउंट डेबिट टू हर्ष सर अकाउंट, हर्ष सर, ठीक है। तो वो हर्ष सर आया तो वो क्या है? नेचुरल पर्सन अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैं जिंदा इंसान हूँ, ठीक है, मेरे साथ आपने ट्रांजेक्शन किया, हालांकि मैं पर्सनल अकाउंट में आऊंगा, लेकिन उसके अंदर भी अगर बाइफर्केशन करूं तो मैं नेचुरल पर्सन में आऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। पता ही चल जाता है ना आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या। हमने फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग उसको हमने पर्सन माना है। आर्टिफिशियल मतलब क्या? फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग मैंने उसको पर्सन माना है। तो कौन सी चीज है? बैंक आ गई, एओपी, बीओआई, बीओआई मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, पार्टनरशिप, ये सारी चीज जो तो बैंक है, कंपनीज है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, ये सारे लोग, ठीक है, जितनी भी बैंक्स है, जो भी बिजनेस करने वाली एंटिटीज है, जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली एंटिटीज है, जिसके साथ आप ट्रांजेक्शन करते हो, वो जिंदा इंसान नहीं है, तो वो सीधा कहाँ पे आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, वो कहाँ पे आ जाएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड, कोई कंपनी है, वो भी पर्सन मानी जाएगी, पर वो आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाएगी। तीसरा है बैंक अकाउंट, वो भी पर्सन ही माना जाएगा, बैंक है, पर्सन है, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग वो पर्सन ही है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, जिंदा थोड़ी है, बैंक थोड़ी जिंदा है। बैंक को चलाने वाले लोग हैं, लेकिन बैंक एक एंटिटी है, तो उसको भी पर्सन माना जाएगा, पर आर्टिफिशियल पर्सन माना जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आप बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नहीं जानते। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब सिंपल बोलू ना, पेएबल एंड रिसीवेबल। क्या बोल रहा हूं? पेएबल एंड रिसीवेबल वाले जितने भी अकाउंट होते हैं ना, वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं। मतलब सपोज आपको सिंपली बोलूं, तो आपको वेजिस देना बाकी है, मतलब आपने करंटली वेजिस पे कर दिया 10,000 रुपए का, लेकिन करंट ईयर का वेजिस है 11,000 रुपए, 1,000 रुपए आपको पे करना बाकी है, आपको पे करना बाकी है अपने लेबर्स को। तो वो 1,000 रुपए जो है वो क्या माना जाता है? आउटस्टैंडिंग वेजिस। आउटस्टैंडिंग वेजिस मतलब क्या? पे करना बाकी है। तो कोई भी खर्चा पे करना बाकी है, किसी भी पर्सन को पे करना बाकी है, ठीक है, कोई भी खर्चा पे करना बाकी, बोल रहा हूं जो ध्यान से सुनना, कोई भी खर्चा पे करना बाकी है, या आपको किसी ने एडवांस में पैसे दे के रखे हैं, ठीक है, या आपने किसी को एडवांस में पैसे दे के रखे हुए हैं कोई खर्चे के लिए, कोई खर्चे के लिए, मैं ध्यान से जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना, कोई भी खर्चे या इनकम है, वो रिसीवेबल हो या पेएबल हो, ठीक है। अगर रिसीवेबल एंड पेएबल हुआ कोई भी खर्चा या इनकम, तो उसको क्या मानेंगे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब सपोज आपने रेंट पे करना था, आपको रेंट पे करना था 1 साल का, लेकिन आपके पास ज्यादा पैसे थे, तो आपने बोल दिया अगले 6 महीने का भी ले ले, नेक्स्ट ईयर के 6 महीने का। तो वो आपने प्रीपेड किया ना, प्रीपेड किया, प्रीपे किया, तो क्या हुआ? असेट हो गई आप। तो प्रीपे करते हो ना, प्रीपेड किया आपने, एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो वो आपकी एसेट है, तो उसको क्या माना जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, तो वो आप 6 महीने आपने एडवांस में खर्चा पे कर दिया। तो अगर सिंपल बोल रहा हूं, अगर कोई इनकम है या एक्सपेंडिचर है, अगर कोई एक्सपेंडिचर है, अगर वो पेएबल है, पे करना बाकी है, तो वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा। अगर कोई खर्चा है उसको आपने एडवांस में पे करके रखा हुआ है, तो वो जो एडवांस वाला अमाउंट है वो क्या माना जाएगा? प्री पेमेंट माना जाएगा, तो उसको भी क्या माना जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वैसे ही इनकम है, रिसीव करना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम। कोई भी इनकम है जो रिसीव होना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे? अक्रूड इनकम। सपोज आपको कमीशन मिलने वाला है, तो कमीशन मिलने वाला है, 5-10 हजार रुपए का कमीशन मिलने वाला है, लेकिन अभी तक आपको कुछ मिला नहीं है, पर आप राइट आपके पास आ चुका है कि इस साल 10,000 रुपए का कमीशन आपको मिलना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा? अक्रूड कमीशन। तो अक्रूड कमीशन वुड बी कंसिडर्ड एज योर एडवांस, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कंसिडर होगा, ठीक है। तो वो जो इनकम है वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कंसिडर होगी, होगी और होगी, ठीक है। और किसी ने आपको इनकम एडवांस में दे के रखी है, किसी ने आपको इनकम एडवांस में दे के रखी है, तो इन दैट सिनेरियो वो पेएबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि एडवांस में आपको इनकम मिल के रखी है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। सिंपल है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अकाउंट सीखा, उसके बाद हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट सीखा। पर्सनल अकाउंट में 3 पार्ट होते हैं, कौन से? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलो उसके बाद आता है रियल अकाउंट। देखो रियल अकाउंट सिंपल सिंपल है। रियल, जो चीज रियल में दिखती है, नॉर्मली देखा जाए तो प्रॉपर्टीज, एसेट्स या कोई भी पोजीशन है,
वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट सिंपल सिंपल बोलूं ना, आपके पास कोई एसेट्स प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है, एसेट्स पड़ी हुई है जो दिख रही है आपके सामने है भाई, कि ये मेरी चीजें हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो पोजेशन है आपके पास, मतलब सिंपल बोलूं प्लांट एंड मशीनरी है, आपके बिल्डिंग है, आपका फर्नीचर है, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है फर्नीचर है, आपके पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, जो आपकी एसेट्स है, जो आपका पोजीशन है, आपके बिजनेस की चीजें हैं वो, ठीक है, जो आप जिसका यूज करके आप बिजनेस से करते हो, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, रियल अकाउंट में। सिंपल। ऐसी सारी एसेट्स रिलेटेड टू असेट्स प्रॉपर्टीज और पोजेशंस, एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है या पोजेशंस है, वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, रियल अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है। जो भी आपने पोजीशंस रखा हुआ है, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे पास कंप्यूटर है, जितने लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, जितने एसी पड़े हुए हैं, जितनी चीजें हैं मेरे बिजनेस के अंदर, जो मुझे बिजनेस करने में हेल्प कर रहा है, जो मेरे पोजीशन है, वो सारा मेरा क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट, वो एसेट्स माना जाएगा। मेरे पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो भी क्या है, मेरा पोजीशन है ना, तो वो मेरी एसेट्स है ना, तो वो रियल अकाउंट माना जाएगा। जो भी चीज मेरे पोजीशन में पड़ी हुई है, जो मेरी है, तो उसको क्या माना जाएगा, रियल अकाउंट, जो मेरे पास पड़ी हुई है। ओके। कोई भी चीज हो, एग्जाम्पल दे दे, देखो हमेशा रियल अकाउंट्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट, एक होता है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल का मतलब क्या है, जिस अकाउंट को हम देख सकते हैं, क्या, जिस अकाउंट को हम देख सकते हैं, जिस चीज को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, दोज अकाउंट्स विल बी कंसिडर्ड एज टेंजिबल रियल अकाउंट। मतलब सिंपल आपको बता दूं, कोई मशीनरी पड़ी हुई है, मशीनरी को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, फील कर सकते हो, हाँ, तो वो क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना उस चीज का, तो उस चीज का फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल है। हाँ, अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई भी एसेट्स का अवेलेबल है जिसको आप टच कर पा रहे हो, तो वो सारी एसेट्स किसमें आ जाएगी, टेंजिबल रियल एसेट्स में। मशीनरी हो गई, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ये सारी चीज किसमें आ जाएगी, टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगी, है। ये सारी चीज किसमें आ जाएगी, टेंजिबल रियल अकाउंट में। ये सारी चीज जो मैंने लिखी है अभी करंटली, वो सारी चीज को आप टच और फील कर पाते हो। कंप्यूटर हो गया, ठीक है, एसी हो गया, टच फिजिकल एग्जिस्टेंस अवेलेबल है और फील कर पा रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद इंटेंजिबल है रियल एसेट। इंटेंजिबल का मतलब क्या, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। आपको बोलूं कि आपकी गुडविल है, आपकी गुडविल है, गुडविल को क्या टच कर पाते हो आप, आप बोलोगे सर गुडविल को कैसे टच करेंगे, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस तो कहीं अवेलेबल नहीं है, हाँ, पर उसकी इंपैक्ट है, उसकी इंपैक्ट है, और उसकी वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं। अगर मेजर कर सकते हो, कोई भी एसेट ऐसी है जो इंटेंजिबल है, जो आपको दिख नहीं रही है, पर उसकी मॉनिटरी वैल्यू आप एग्जिस्टेंस में ला सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, तो फिर उसको क्या माना जाएगा, इंटेंजिबल एसेट। नॉर्मली आपको एग्जांपल दूं, गुडविल है, कॉपीराइट है, कॉपीराइट दिखता नहीं है, पर वो एग्जिस्टेंस में है, उसके लिए पैसे मिलते हैं ना आपको। आपकी कोई कॉपीराइट, आपने कोई चीज करवा ली है और वो चीज कोई यूज करेगा, तो सीधा वो कॉपीराइट का पैसा आपको मिलेगा। तो इसी वजह से वो आपकी क्या एसेट है। पेटेंट हो गई, आपने कोई पेटेंट करवा लिया है, ये सारी चीज, ट्रेडमार्क है आपका, ये सारी चीज क्या है, जो दिख नहीं रही है, ऐसी एसेट है जो दिखती नहीं है, पर उसकी एग्जिस्टेंस होती है, उसके उसकी वजह से आपके बिजनेस में पैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली एसेट्स को क्या माना जाता है, इंटेंजिबल। रियल एसेट्स है, वो भी रियल एसेट, वो भी पोजीशन ही है ना आपका, पर वो दिखने वाला नहीं है, तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसी एसेट्स को क्या माना जाएगा, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। तो रियल एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल रियल एंड इंटेंजिबल रियल एसेट, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। देखो भाई, नॉमिनल अकाउंट एकदम सिंपल है, जितने इनकम या खर्चे हैं, क्या बोल रहा हूँ, एक्सपेंसेस और लॉस, एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ, वो सारे नॉमिनल अकाउंट, एंड इनकम या गेन हुआ, वो सारे नॉमिनल अकाउंट। आप बोलोगे सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में भी कुछ आपने ऐसा ही बोला था, मैंने वहां पे एक चीज बहुत प्रिसाइजली बोली थी, जो खर्चा पे करना बाकी है, जो खर्चा पे करना बाकी है, वो क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग। जो खर्चा हो चुका, जो इस साल का खर्चा है, करंट ईयर का, जो खर्चा इस साल का है, वो खर्चा क्या माना जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, वो खर्चा हो चुका। जो इस साल का खर्चा है, 10,000 का खर्चा है सपोज, और 1,000 और पे करना बाकी है इस साल का, तो टोटल 11,000 का खर्चा जो है ना, वो 11,000 का खर्चा नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। और वो 1,000 रुपए जो है ना, वो क्या माना जाएगा, कि 1,000 रुपए अभी भी पे करना बाकी है, तो वो आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट है, तो उसको क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग वेजिस अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। लेकिन सिर्फ वेजिस अकाउंट, जो 11,000 से हमने अभी डिसाइड किया कि वेजिस टोटल कितनी है इस साल की, 11,000, तो वो वेजिस अकाउंट, जब मैं वेजिस अकाउंट में लिखूंगा 11,000, वो नॉमिनल अकाउंट माना जाएगा। तो कोई भी एक्सपेंडिचर है या लॉस है, कोई भी एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ करंट ईयर में, तो वो सीधा सीधा कहाँ, वो कौन सा कंसिडर होगा, नॉमिनल अकाउंट। कोई भी इनकम हुई या गेन हुआ, सीधा सीधा उसको नॉमिनल अकाउंट में कंसिडर करना है। एक्सपेंस हुआ, परचेस किया, सीधा नॉमिनल अकाउंट। इट इज दैट सिंपल। ओके। अब देखो,
नॉर्मली आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्सपेंसेस और लॉस एंड इनकम और गेन क्या है। एज एन एग्जांपल कौन से खर्चे आ सकते हैं, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। सैलरी और वेजेस अकाउंट किस में आ जाएगा, नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। सिंपल सैलरी वेजेस देख लो, खर्चे हुए, खर्चे या इनकम, रेंट एंड रेट्स, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, ये सारे खर्चे हैं भाई। खर्चे नॉर्मली खर्चे, कुछ भी हुआ, लॉस हुआ, सीधा नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। कोई भी इनकम हुई, गेन हुआ, फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, सब कुछ नॉमिनल अकाउंट में डाल दो। ओके, तो ये था हमारा तीन चीज। तो अकाउंट में तीन पार्ट किए थे हमने, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, नॉर्मली तीन ही पार्ट होते हैं। ये तीन अकाउंट आपने अगर समझ लिए तो आपने ये काम कर लिया। ठीक है, अब आपको कोई भी चीज अगर आपको करना है, अब आपको जर्नल एंट्री करने के लिए ये गोल्डन रूल्स समझने जरूरी है। ये गोल्डन रूल्स अप्रोचेस, देखो ये गोल्डन रूल आपको बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। अगर आप एक अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो तो आपको एंट्रीज करने के लिए गोल्डन रूल आना बहुत ही जरूरी है। आप सोचो ये गोल्डन रूल, सर आप गोल्डन रूल क्यों इतना इंपॉर्टेंस है। कोई भी जर्नल एंट्री करनी है ना, तो इसके लिए ये छह चीजें जो मैंने लिखी है ना, वो अगर आपको आती है और उसका एप्लीकेशन आता है ना, तो आप उसका काम इजीली कर लोगे। आप उसको इजीली कर लोगे गारंटी के साथ। पर समझना जरूरी है। देखो अभी तक मैंने बताया पर्सनल, तीन अकाउंट मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तीन अकाउंट में ऑलरेडी बता चुका हूं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, देख लो है। अब उसके रूल्स क्या है। अगर मैं वो पर्सनल अकाउंट को चूज कर रहा हूं, कोई भी ट्रांजेक्शन के अंदर पर्सनल अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, तो मुझे उसको डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, उसके लिए रूल है ये। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी A to Z कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, उस ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, वो अकाउंट जो अफेक्ट हुआ, क्या मुझे उसको डेबिट करना चाहिए जब मैं जर्नल एंट्री करने जा रहा हूं तब, क्या मुझे वो डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, वो दोनों का जो इम्पैक्ट है, वो दोनों का जो इम्पैक्ट है, क्या डेबिट या क्रेडिट, वो डिसाइड करने के लिए ये रूल दिए हुए, वो डिसाइड करने के लिए ये रूल दिया हुआ है। तो कौन से रूल है। पर्सनल अकाउंट के लिए उन्होंने बोला है कि अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन हुआ, उसके अंदर आपका कोई पर्सनल अकाउंट है, ध्यान से सुनना, तो आपको क्या करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये बोलो सर क्या हुआ ये, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉर्मली आप सोचो, आपने मुझे आपने मुझे 10,000 रुपए दिए। ठीक है, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, ऐसा नॉर्मली ट्रांजेक्शन हुआ। तो मतलब आप जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी, आपका जो भी नाम है, कंसिडर कर लेना है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जर्नल एंट्री करना चाहते हो। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। आप सोचोगे आपने मुझे पैसे दिए, तो एक तो हर्ष अकाउंट और सर अकाउंट, सिंपल है। तो एक हर्ष सर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट, आपके पास से कैश गया, आपके पास से कैश गया, तो आप अपनी बुक के अंदर दो अकाउंट अफेक्ट करोगे। कौन सा मैं लिख के बताता हूं। एक हर्ष सर अकाउंट होगा, एक हर्ष सर अकाउंट होगा, और दूसरा होगा कैश अकाउंट। अब आप बोलोगे सर ये हर्ष सर अकाउंट एंड कैश अकाउंट, अब मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा। हर्ष सर अकाउंट जो है नेचुरल पर्सन अकाउंट है, मतलब पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे। जो दो अकाउंट आपने डिसाइड किया कि सर ये दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, उसके ऊपर फिर आपको रूल लगाने। अब हर्ष सर अकाउंट है, तो हर्ष सर अकाउंट के ऊपर कौन सा रूल लगेगा, तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। हाँ, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, अब देखो हर्ष सर अकाउंट, अब हर्ष सर के बारे में सोचो। हमारे पर्सपेक्टिव से हर्ष सर रिसीवर है कि गिवर है, आपके पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। तो आपके पर्सपेक्टिव से हर्ष सर रिसीवर है। क्यों, हर्ष सर ने आपके पास से पैसे लिए, मैंने आपके पास से पैसे लिए ना, मतलब आपके लिए, आपके बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मैं रिसीवर हूं, है, रिसीवर हूं। आपने मुझे पैसे दिए तो मैंने पैसे रिसीव किए। तो इसी वजह से जो भी पर्सनल अकाउंट ट्रांजेक्शन में पर्सनल अकाउंट आया, अगर वो पर्सनल अकाउंट रिसीवर है आपके पर्सपेक्टिव से, तो उसको डेबिट कर दो। अगर गिवर है तो क्रेडिट कर दो, सिंपल एज दैट। तो मैंने हर्ष सर का आपको बताया, मैंने क्या सोचा अभी। अब ये कैश अकाउंट भी दूसरा अफेक्ट हुआ था। अब कैश अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट मतलब तो वो रियल अकाउंट हो गया, एसेट हो गई ना, पोजीशन हो गया आपका। तो कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है आपका। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट। तो कैश अकाउंट के अंदर आपको रियल अकाउंट का रूल लगाना पड़ेगा। तो कैश अकाउंट के अंदर रियल अकाउंट का रूल है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर आपके ट्रांजेक्शन के अंदर कोई रियल अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, अगर आपके ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी रियल अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, तो इन दैट सिनारियो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो भी रियल अकाउंट हो है उसके बारे में सोचो, क्या वो मेरे पास आया कि मेरे पास से गया। अगर आया है तो उसको डेबिट करो, अगर गया है आपके पास से तो क्रेडिट करो। यही ट्रांजेक्शन के अंदर दो चीज इफेक्ट हुई थी, एक हर्ष सर अकाउंट और दूसरा कैश अकाउंट।
कैश अकाउंट के बारे में आपने सोचा सर ये कैश अकाउंट मेरे पास आया कि गया, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से, अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, आपने मुझे पैसे दिए थे तो आपके पास से तो कैश गया, गोज आउट। गोज आउट मतलब कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने कैश को क्या किया है, क्रेडिट किया है। इसी ऐसे ही जर्नल एंट्री बनती है। क्या होता है, ऐसे ही जर्नल एंट्री बनती है। तो हर सर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इससे उल्टा सोचते हैं, मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, तो आप क्या बोलोगे, दो अकाउंट कौन से अफेक्ट होंगे, कैश आया कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट कौन सा है, हर सर अकाउंट। एक रियल अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश आया मेरे पास, तो कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कैश आया है मेरे पास, कैश अकाउंट अफेक्ट हुआ, तो रूल अप्लाई करना पड़ेगा ना। तो कम्स इन है या गोज आउट है, तो आपके पर्सपेक्टिव से तो मैंने आपको पैसे दिए, मतलब आपके पास से पैसे, आपके पास पैसे आए, तो इन दैट सिनेरियो कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा ये डेबिट। ठीक है, फिर अब दूसरा अकाउंट कौन सा है, हर सर अकाउंट। अब हर सर अकाउंट जो है, अब हर सर कौन सा अकाउंट है, बोलेंगे सर पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या हर सर ने आपको पैसे, गिवर है कि रिसीवर है, आपके पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो मैंने आपको पैसे दिए तो मतलब गिवर हो गए, आपके पर्सपेक्टिव से गिवर हो गए हर सर। हर सर ने हमें पैसे दिए, आप ऐसा सोचोगे, यस। तो फिर इसी वजह से हर सर पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग क्रेडिट होंगे। इस तरह से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ आपको पहले ये डिसाइड करना है पर्सनल अकाउंट है। अगर पर्सनल अकाउंट है तो क्या करना है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये आना है। रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। तीसरा नॉमिनल अकाउंट का सिंपल रूल है, एक्सपेंसेस या लॉस हुआ, अगर एक्सपेंस या लॉस हुआ तो आपको क्या करना है, डेबिट कर देना। कोई भी खर्चा है, सपोज एक्सपेंस हुआ, सैलरी हुआ, सैलरी का खर्चा आपने पे किया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, सैलरी अकाउंट होगा और दूसरा कैश होगा। ठीक है, सैलरी आपने 5-10 हज़ार रुपए सैलरी पे की, तो एक अकाउंट सैलरी अकाउंट होगा, दूसरा कैश अकाउंट होगा। सैलरी अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, खर्चा है तो क्या करना है, डेबिट कर देना, सिंपल। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, और दूसरा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, गोज आउट या कम्स इन। सैलरी की वजह से तो कैश गया, तो कैश को क्रेडिट कर दो, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल। अगर गेन या प्रॉफिट हुआ, गेन या प्रॉफिट हुआ तो सीधा उसको क्रेडिट कर दो। गेन या प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या कर दो, गेन या इनकम हुआ, मैं बोल रहा हूँ गेन या इनकम हुआ आपका तो क्रेडिट कर दो। सपोज कोई भी आपको नॉर्मल इनकम हुई, कमीशन रिसीव हुआ, कमीशन आपको मिला, तो कमीशन क्या है, आपकी इनकम है, मिला, तो कैश अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। कमीशन इनकम है तो क्रेडिट कर दो, क्यों, नॉमिनल अकाउंट है, कमीशन इनकम हुई तो क्रेडिट कर दो। कैश अकाउंट मिला पैसा, हाँ, कैश अकाउंट रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, ओके। अब सपोज आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट में पैसे मिले तो, वो भी बता देता हूँ। सपोज मैंने आपको सीधा चेक दे दिया बैंक में, मैंने आपको चेक दे दिया 5,000 रुपए का, सोच लो। तो 5,000 रुपए का चेक दिया मतलब आपके पास चेक आया, बैंक अकाउंट डेबिट। आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट, बैंक का चेक आया है, मतलब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, तो आप एंट्री क्या करोगे, एक तो अकाउंट कौन सा होगा, बैंक अकाउंट होगा, दूसरा कौन सा अकाउंट होगा, हर्ष अकाउंट, हर्ष सर अकाउंट होगा। ठीक है, तो अब इसमें ट्रांजेक्शन में क्या करोगे आप, सर बैंक अकाउंट किसमें जाता है, पर्सनल अकाउंट में, वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पे। अब बैंक रिसीवर है कि गिवर है, सोचने जाए तो आपकी बैंक अकाउंट सोचना है आपको, आपको आपका बैंक अकाउंट सोचना है। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं मतलब बैंक इज रिसीवर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं मतलब रिसीवर है, आप रिसीवर है, आपका बैंक अकाउंट रिसीवर है। मैंने आपको पैसे दिए तो आपका बैंक अकाउंट क्या है, रिसीवर है। और मैंने आपको पैसे दिए हर सर, दूसरा अकाउंट वो क्या है, पर्सनल अकाउंट ही है, और मैं गिवर हूं, तो क्रेडिट हो जाऊंगा मेरा अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हर सर अकाउंट, ओके। इससे ऐसे ही सोचना है। तो ये गोल्डन रूल है, इसी वजह से इतना टाइम दिया मैंने आपको। ये तीन चीज आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। गोल्डन रूल अप्रोचेस, पहले तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि एक्सपेंसेस या लॉस हुआ तो डेबिट कर दो। गेन या इनकम, इनकम या गेन हुआ है, मैं इनकम बोल रहा हूँ, गेन मतलब प्रॉफिट ही हुआ, तो यहाँ पे मैं इनकम लिख देता हूँ, दैट वुड बी इजियर फॉर यू गाइस। तो यहाँ पे मैं इनकम लिख देता हूँ कि इनकम अगर हुई आपकी, गेन या इनकम हुई तो उसको सीधा सीधा क्रेडिट कर दो, उसको क्या कर दो, सीधा सीधा क्रेडिट कर दो, ओके। गेन या इनकम हुआ तो सीधा सीधा उसको क्रेडिट कर दो। आई होप सो मैंने आपको बता दिया। देखो, एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये मैंने आपको एंट्री वाला अप्रोच बता दिया, ये आपको गोल्डन रूल वाला अप्रोच बता दिया, ये बेस्ट अप्रोच है।
अकाउंटिंग के अंदर अगर आपको आगे कुछ करना है अच्छा, तो ये गोल्डन रूल्स अप्लाई करना आ जाना चाहिए। बहुत ही आगे जाओगे अगर अच्छे से ये समझ लिया तो आप। ठीक है। और फिर उसके बाद है अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। देखो ये इक्वेशन अप्रोच क्या है, ये इक्वेशन अप्रोच इतना एडवांस है नहीं, एक सच तो इतना एडवांस है नहीं, इतना ज्यादा यूज में आता भी नहीं है। गोल्डन रूल वाला ही अप्रोच आता है। दो अप्रोच है नॉर्मली एंट्री करने के लिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच में क्या करते हैं, नॉर्मली नॉर्मली अकाउंट्स को 6 पार्ट में बांट देते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल गोल्डन रूल वाले अप्रोच में क्या करते हैं, अकाउंट्स को 3 पार्ट में बांटा, वो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। लेकिन ये इक्वेशन वाला अप्रोच जो है ना, वो इतना फेमस है नहीं, आपको इतना ज्यादा पूछेंगे नहीं इससे। सिर्फ थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज रहेगा ठीक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इससे कोई खास इतना इंपॉर्टेंस है नहीं। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या बोलता है, इससे भी एंट्री तो सेम ही होने वाली है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि आप हर एक अकाउंट को 6 कैटेगरी में बांट दो। या तो आपकी असेट होगी, या तो लायबिलिटी होगा, या तो आपका कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर एंड विड्रॉल। आपको सिर्फ ये इक्वेशन के परस्पेक्टिव से ध्यान रखना है, आपको इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ये। आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा इसका नॉलेज लोगे तो काम आने वाला है। जो काम आने वाली चीज है वो मैंने आपको गोल्डन रूल्स में सिखा दिया। ठीक है। इसका जो मैं आपको नॉर्मली जो आपको चीज बता दूं वो आप अगर याद रहे तो ठीक है, वरना इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जहां पे जाना था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ। वो क्या करते हैं कि हर एक अकाउंट को, ये इक्वेशन अप्रोच क्या करता है कि हर एक अकाउंट को, अगर कोई अकाउंट है, सपोज मशीनरी अकाउंट है, तो हमने ऊपर वाले में क्या देखा था गोल्डन अप्रोच में, कि भाई उसको मशीनरी है तो रियल अकाउंट में डाल दो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मशीनरी है तो वो एसेट है ना, तो एसेट में डाल दो। अगर एसेट इंक्रीज हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट करो। अगर डिक्रीज हो, देखो ये वाला एरो जो है, ये वाला एरो जो है वो इंक्रीज के लिए है, और ये वाला एरो जो है वो डिक्रीज के लिए है। ये वाला जो एरो वो डिक्रीज के लिए है। ठीक है। ये वाला एरो जो है वो डिक्रीज के लिए है। ठीक है। तो एसेट अकाउंट में डाल, एसेट अकाउंट में कोई अगर आपका एसेट अकाउंट है, अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो उसको डेबिट कर दो, अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दो। वो तो ऊपर भी सेम ही था ना। आप सोचो एसेट रियल अकाउंट है, अगर एसेट आई तो डेबिट करोगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, वही हुआ ना यहाँ पे भी। तो इसको समझने से क्या फायदा, मुझे ये बताओ। इसको समझने से क्या फायदा, वही हो रहा है अल्टीमेटली। अगर कोई लायबिलिटी है, मतलब अगर लायबिलिटी हुई, नॉर्मली सोचो लायबिलिटी मतलब क्या, किसी को पैसे देना बाकी है आपका। तो आपको मुझे पैसे देना बाकी है, तो आपकी आपको मेरे प्रति लायबिलिटी है, तो पर्सनल अकाउंट क्या करूंगा, अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो रहा है, देखो यहाँ पे। और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो वो डेबिट हो जाएगा। फिर कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। हमेशा कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल डिक्रीज होता तो वो डेबिट होता है। रेवेन्यू इंक्रीज होगी, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम है, गेन है, तो क्रेडिट होता है। एंड डेबिट, खर्चा हो गया, रेवेन्यू कम हो गई तो डेबिट हो जाएगी। एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, एक्सपेंसेस डेबिट करते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट में, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट करना है, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करना है। देख लो। विड्रॉल, विड्रॉल मतलब क्या, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब होता है कि आप नॉर्मली, ड्राइंग का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो, पैसे अपने बिजनेस के अंदर से, अपने बिजनेस के अंदर से रुपए निकालते हो। अपने बिजनेस के अंदर से आपने जो ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया था उसके अंदर से आप पर्सनल पर्पस के लिए लेके जाते हो कोई चीज, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो नॉर्मली ड्राइंग क्या होता है, डेबिट होता है। तो ड्राइंग इंक्रीज होता है तो डेबिट करना है, ड्राइंग ड्राइंग डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करना है। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, एक बारी जो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, गो थ्रू कर लो, फेयर इनफ। फिर उसके बाद आता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देखो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये बस 3 चीजें आपको एग्जाम पर्पस परस्पेक्टिव से, ये जो 3 चीजें हैं जो एमसीक्यू के लिए जो जरूरी है वो मैंने लिख दी है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मतलब क्या, उसको जर्नल माना जाता है। जब कभी भी जर्नल बोले ना, ये जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको बोले जर्नल, जर्नल मतलब क्या, मैंने अभी जो ऊपर बताया ना, ये डेबिट टू क्रेडिट, ये वाली जर्नल, ये वाली चीज आपको मैंने बताई, वो जर्नल एंट्री है ना। कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड होता है। तो बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में नोन एज जर्नल, एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू में पूछते हैं कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है, तो जर्नल होती है। तो कोई भी अकाउंट को जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। सबसे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसको कौन सा दूसरा नाम है, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। उसको प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट क्यों, क्योंकि मेन बुक ऑफ अकाउंट ही जर्नल है। सारे ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, रिकॉर्ड एंट्री क्रोनोलॉजिकली, देख लो।
ये जो भी मैं राइट कर रहा हूँ, जो भी मैं मार्क कर रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू परस्पेक्टिव से। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या माना जाता है? जर्नल। ठीक है, जर्नल में सारे डेट वाइज, हम कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ डेट वाइज हम सारे एंट्रीज करते हैं। 1 तारीख को ये हुआ, 1 तारीख को 10 ट्रांजेक्शन हुआ, तो कितने बजे के हिसाब से? 11 बजे ये ट्रांजेक्शन हुआ, तुरंत एंट्री हो जाएगी 11 बजे। 12 बजे ये ट्रांजेक्शन हुआ तो 12 बजे की उसकी एंट्री होगी। तो क्रोनोलॉजिकली वो सारी एंट्रीज होती है, उसको बोलते हैं जर्नल। जर्नल को क्या बोला जाता है? प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी बोला जाता है। एंड रिकॉर्ड एंट्री क्रोनोलॉजिकली असेंडिंग ऑर्डर में क्रोनोलॉजिकली एंट्री होती है। टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देखो अब ये ओरिजिनल एंट्री, नॉर्मल एंट्री जब आप करते हो ना, तो कितनी बुक होती है? कितनी बुक होती है ओरिजिनली जब आप एंट्री करते हो? तो अब आप नॉर्मली, आपने देखा होगा, नॉर्मली कोई किराना स्टोर्स में आप जाओगे ना, नॉर्मली किराना स्टोर्स में जाओगे ना, तो आपको थोड़ा, स्टोर्स में जाओगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। हालांकि अभी तो सारी कंप्यूटराइज सिस्टम हो गई तो इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन आ, आप मे बी कोई किराना स्टोर्स वाला अभी भी जो ओल्ड मेथड फॉलो कर रहा है, वो रेड कलर की बुक आती होगी, रेड कलर की बुक देखी होगी, अगर वो सेल करेगा तो वहां पे लिख देगा। तो वो क्या है? कोई भी ट्रांजेक्शन होता है ना, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो उसको रिकॉर्ड करने का भी एक तरीका है। एक है टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन द, इसका मतलब क्या है? कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको क्या करना है? हमें एक सिस्टमेटिकली और इजी तरीके से रिकॉर्ड करना है, ताकि हम उसकी यूजफुलनेस बढ़ा पाए। क्या? उसका यूजफुलनेस हम इंक्रीज कर पाए। इसका मतलब क्या? कि नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं कि कोई एक स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए अलग से बुक बना देते हैं। सपोज आप सोचो, बिजनेस के अंदर कौन सी चीज ज्यादातर होती रहती है? परचेज है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, कैश के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन है, बिल्स के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। अगर नहीं पता होगा तो आगे बता दूंगा। ये सारे ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो स्पेशल टाइप के ट्रांजेक्शन है, जो हर रोज होते रहते हैं। हर रोज परचेज सेल होगा होगा, कुछ ना कुछ चीज रिटर्न आएगी, कुछ ना कुछ चीज आपने जो परचेस की है वो रिटर्न भेजोगे। तो हर रोज ऐसा कुछ ना कुछ चीजें होती रहेगी कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है। तो अगर हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है, और हर रोज बहुत सारी चीजें ऐसी होती रहती है, तो उसके लिए क्या कर दो? अलग से एक बुक बना दो। अलग से एक बुक बना दो। तो स्पेशल टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? स्पेशली जो ट्रांजेक्शन फ्रीक्वेंटली हर रोज होते रहते हैं ना, तो उसके लिए एक अलग से बुक बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं स्पेशल, दैट इज सब्सिडियरी बुक। उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी बुक या स्पेशल जर्नल बोलते हैं। देखो उसके अंदर कौन सी बुक, ये आपको बहुत सारे अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। 7 सब्सिडियरी बुक होती है, 7 टाइप की सब्सिडियरी बुक होती है, उसको बोला जाता है स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल, जर्नल के दो पार्ट है, एक होती है स्पेशल जर्नल और दूसरा होता है ये जनरल जर्नल। मैं स्पेशल जर्नल बता रहा हूँ। स्पेशल जर्नल मतलब क्या? जो रोज बरोज स्पेशली होते ही रहते हैं, उसके लिए अलग से एक बुक बनाई जाती है। देखो नॉर्मली देखो, कैश बुक, कैश बुक में क्या होता है? कैश के रिलेटेड जितने भी, कैश और बैंक के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, वो कैश बुक में लिखे जाते हैं। रोज बरोज कोई ना कोई पैसे देके जाएगा आपको, कुछ किसी ना किसी को आप पैसे पे करोगे, फ्रीक्वेंट होता है, इसी वजह से उसको अलग से स्पेशली ट्रीट किया जाता है, कैश बुक बनाया जाता है। परचेस बुक, सेल्स बुक, देखो परचेस के रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे, रोज परचेस होता है, अलग से परचेस की बुक अलग होगी। परचेस की बुक अलग होगी। फिर सेल्स की बुक, तो सेल्स की बुक अलग होगी, उसमें सिर्फ सेल्स के ट्रांजेक्शन होंगे, कितना सेल हुआ वो सारी चीजें लिखी जाती है, दैट्स इट। कैश बुक में कैश के रिलेटेड कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वही सारी चीजें लिखी जाती है। तो उसके लिए उसको, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक की स्पेशल जर्नल। कि भाई उसके अंदर उसी के रिगार्डिंग, जो कैश के रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन होंगे, परचेज है तो परचेज के रिगार्डिंग होंगे। परचेज रिटर्न बुक बनाई जाती है, सेल्स रिटर्न बुक बनाई जाती है, जिसके अंदर परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अलग से ही, ये सारी सातों की सातों बुक अलग से ही बनाई जाती है। और उसके अंदर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है उसी पर्टिकुलर स्पेशल ट्रांजेक्शन का। बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं एमसीक्यू में। 7 टाइप की सब्सिडियरी बुक होती है जर्नल में, 7 टाइप की सब्सिडियरी बुक होती है, जिसको बोला जाता है स्पेशल जर्नल। कौन सी? कैश बुक, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। ओके। फिर आती है जनरल जर्नल। जनरल जर्नल मतलब ये स्पेशल के अलावा, स्पेशल के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? जनरल जर्नल में। क्या कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? जनरल जर्नल। जो जनरल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसका दूसरा नाम है ये जनरल प्रॉपर। इसका दूसरा नाम है जर्नल प्रॉपर। उसके अंदर कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं जो यहाँ पे नहीं आते हैं, जो यहाँ पे फॉल नहीं होते हैं, वैसे वाले ट्रांजेक्शन जनरल जनरल में फॉल हो जाएंगे। नॉर्मली ओपनिंग एंट्रीज, बिजनेस ओपन किया, तो बिजनेस ओपन किया तो बहुत सारी चीजें आती है। कैश लेके आओगे, बिल्स रिसीवेबल लेके आओगे, मतलब डेटर लेके आओगे, बहुत सारी चीजें।
तो ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री जो होती है, अभी ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री सर क्या होती है, तो वो जो जब एग्जांपल आएगा ना तब मैं बता दूंगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री होती है ना, वो स्पेशल ट्रांजेक्शन नहीं होता है, वो अलग से आपको एक एंट्री करनी पड़ती है कि भाई बिजनेस का ओपनिंग एंट्री क्या है। अगर आपने बिजनेस ओपन किया तो कौन सी चीज आई, कौन सी चीजें गई। एसेट आई तो क्या एसेट यहाँ पे आपने रिकॉर्ड किया, कैश बुक परचेस बुक, कहीं पे एसेट का अकाउंट है नहीं है। इसी वजह से ओपनिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर में आती है, क्लोजिंग एंट्री जर्नल प्रॉपर एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने पड़ते हैं, उसके लिए एक एंट्री करनी पड़ती है, वो यहाँ पे नहीं आएगी, वो जर्नल प्रॉपर में आएगी। एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है हर साल के एंड के ऊपर, जर्नल प्रॉपर में आएगी। कोई स्पेशल ट्रांजेक्शन हो गया जो यहाँ पे फॉल नहीं हो रहा है स्पेशल वाले ट्रांजेक्शन में, अलग से कोई ट्रांजेक्शन हो गया वो यहाँ पे आएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का क्रेडिट परचेज, एसेट का परचेज हुआ वो यहाँ पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। मतलब सिंपल सिंपल है, पहले आपको सब्सिडियरी बुक याद कर लेनी है, सब्सिडियरी बुक में जो ट्रांजेक्शन फॉल नहीं होंगे वो जर्नल प्रॉपर में हो जाएंगे, तो वो जर्नल प्रॉपर में हम कर लेंगे। ठीक है, तो बस इतनी चीजें जी जो थियोरेटिकली आपको जानना जरूरी था। फ्रॉम माई परस्पेक्टिव ये चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे खत्म हो रही है, इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने बताया है, जो मैंने बोला है, मैं आपको एक बारी बता देता हूँ, उतना आप पढ़ सकते हो, कोई आपको टेंशन नहीं है। मैंने जो बताया वो आपको मतलब 100% क्लियर हो चुका है ये चैप्टर। ठीक है, आपको बुक में बता देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं सम सारे कराऊंगा, डोंट वरी डोंट वरी, मैं सम सारे बुक के जो भी सम्स है ना वो सारे करवाऊंगा, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, फिर यहाँ पे मैं सारी चीजें बता देता हूँ जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने पढ़ाया वो सारी चीज आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख लो, देखो जर्नल एंड लेजर, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच मैंने बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच है, ये मैंने आपको बताया था। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच एंड गोल्डन रूल अप्रोच है, गोल्डन रूल अप्रोच ये मैंने आपको बता दिया था। फिर तीन टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट मैंने बताया था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट है जिसके अंदर जस्ट गो थ्रू विद इट वंस, एक बार आप देख लोगे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कौन सी चीज कहाँ पे आती है। देख लो, ये पर्सनल अकाउंट है, फिर रियल अकाउंट है, और फिर नॉमिनल अकाउंट है ये तीन चीज, देख लो, है ना। ये डबल एंट्री सिस्टम है, क्लियर। तो यहाँ से डबल एंट्री सिस्टम से हमारा बाकी था कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स मैंने पढ़ाया आपको, रियल पर्सनल नॉमिनल। फिर उसके बाद गोल्डन रूल आपको पढ़ा दिए मैंने, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा दिया कि भाई इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, जस्ट गो थ्रू विथ इट वंस, मैंने आपको बोला था। ठीक है, अब देखो, ये ascertain द डेबिट एंड क्रेडिट फॉर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फ्रॉम मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब सिंपल है, गोल्डन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच मतलब क्या, गोल्डन रूल्स का अप्रोच उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो मॉडर्न अप्रोच से आपको सिंपल सिंपल करना है, क्या करना है, सिंपल सिंपल देखो, आपको क्या सीखना है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, देखो ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, तो सारी चीजें मैं यहाँ से ही बताता जाता हूँ। क्या है देखो, सम्स बता देता हूँ, देखो एक दो ही सम है, ये दो ही सम है, फिर आपकी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और वो खत्म होता है, फिर जर्नल एंड लेजर आ जाता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट में चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है डेबिट एंड क्रेडिट मॉडर्न अप्रोच क्या है। सबसे पहले देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल के साथ, तो आपको हमेशा एंट्री किसके पर्सपेक्टिव से करनी है, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो बिजनेस में पैसा आया, हाँ, बिजनेस में पैसा आता है तो कैश आया, तो कैश अकाउंट अफेक्ट होगा एक तो। और ओनर, ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लेके आता है उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलेंगे। तो ओनर पैसे लेके आया बिजनेस के अंदर तो उसको कैपिटल। तो दो अकाउंट यहाँ पे अफेक्ट होंगे, एक अकाउंट होगा कैश अकाउंट और दूसरा होगा कैपिटल अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है कैश अकाउंट रियल अकाउंट। तो बिजनेस के परस्पेक्टिव से सोचो, कैश आया कि गया, कम्स इन की गोज आउट, कम्स इन कैश आया ना, तो इसी वजह से कैश को डेबिट किया। देखो कैश अकाउंट डेबिटेड है लिखा हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ समझना है यहाँ पे। कैश अकाउंट को डेबिट हुआ, और दूसरा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नॉर्मली, कैपिटल अकाउंट क्या करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है। कैपिटल अकाउंट क्या क्रिएट करता है, लायबिलिटी क्रिएट करता है। कैपिटल अकाउंट मतलब आपको सिंपल बोलूं ना तो लॉजिकली कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, ओनर का अकाउंट। बिजनेस और ओनर अलग है,
तो बिजनेस को ओनर ने पैसे उधारी पे दिए बिजनेस करने के लिए, तो पैसे आए ना, तो वो लायबिलिटी क्रिएट हुई ना बिजनेस की। तो लायबिलिटी क्रिएट होती है पर्सनल अकाउंट। ये कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, ओनर का अकाउंट। तो ओनर एक नेचुरल पर्सन है, तो नेचुरल पर्सन का अकाउंट मतलब ओनर अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। गिवर है कि रिसीवर है, हाँ ओनर ने तो बिजनेस को पैसे दिए, इसी वजह से कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट मतलब क्या, ओनर का अकाउंट। ओनर बिजनेस को पैसे देगा तो ओनर इज द गिवर, इसी वजह से ओनर की जगह पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ओनर जो भी प्रोवाइड करता है उसको कैपिटल अकाउंट लिखा जाता है। ओनर कुछ लेके जाएगा बिजनेस में तो ड्रॉइंग अकाउंट लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश। ये तो अभी आपको मैंने बताया, बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश से गुड्स परचेस किए, तो एक अकाउंट क्या होगा, परचेस अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या होगा, कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट मतलब क्या, सिंपल सिंपल, गुड्स आया। रियल अकाउंट होता है ना, परचेज अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, सिंपल, गुड्स आया ना। परचेज अकाउंट मतलब क्या, रियल अकाउंट। स्टॉक आया तो गुड्स आया, तो रियल अकाउंट में कम्स इन डेबिट, और कैश गया तो क्रेडिट, देख लो। परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, इट इज दैट सिंपल। है कोई डाउट इसमें? फिर उसके बाद उन्होंने बोला है सेल किया आपने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में आपने गुड्स सेल किया, तो सेल किया तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट की डेबिट पे आपको लिखना पड़ेगा पैसे आए, और सेल्स अकाउंट मतलब क्या, सेल्स की क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा कि आपके पास से स्टॉक जा रहा है। स्टॉक मतलब क्या, रियल अकाउंट। स्टॉक भी रियल अकाउंट एंड कैश भी रियल अकाउंट, है कि नहीं? तो कैश आया, कैश डेबिट कम्स इन, एंड स्टॉक गया, गोज आउट क्रेडिट, तो देख लो। तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, देख लो। रीजन के साथ मैं बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। जो रीजन मैंने बताया वो रीजन के साथ मैंने आपको बता दिया कि डेबिट क्रेडिट हो रहा है, वो जो चीज है वो मैंने आपको बता दी। फिर उसके बाद क्या बोला है, पेड सैलरी, सैलरी पे किया। सैलरी क्या है, पे किया ना, तो सैलरी एंड कैश दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। सैलरी क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो सैलरी नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट होगा। कैश, सैलरी खर्चा है तो डेबिट होगा। कैश, कैश रियल अकाउंट है तो गोज आउट क्रेडिट होगा, इट इज दैट सिंपल। तो देख लो, सैलरी टू कैश है। जो चीज मैं बता रहा हूँ वही हो रहा है ऑलरेडी, मैं तो सारी चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। फिर रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला। एक आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, गेन हुआ। गेन हुआ ना, इनकम हुई, तो नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट जो है, पैसे मिले तो कैश अकाउंट होगा, और दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट मतलब रियल अकाउंट, पैसे आएंगे तो पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। कैश अकाउंट को डेबिट कर दो, कम्स इन, कम्स इन। एंड दूसरा इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट क्या है, इनकम अकाउंट है, तो इनकम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर दो, देख लो, कैश टू इंटरेस्ट। कैश अकाउंट को डेबिट करो, इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करो, क्यों? इंटरेस्ट मिला ना मुझे, तो इंटरेस्ट वुड बी कंसिडर्ड एज माई इनकम, देख लो, है इनकम। हो गया। फिर उसके बाद बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई के परस्पेक्टिव से आप क्या करो, गुड्स परचेस करो। क्रेडिट परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया मतलब आपके पास से पैसे नहीं जा रहे, तो परचेस किया ना, गुड्स परचेस किया। परचेस किया मतलब रियल अकाउंट, गुड्स आया। रियल अकाउंट मतलब क्या, स्टॉक आया ना, गुड्स आया, तो कम्स इन डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट, देखो कोई भी चीज परचेस, गुड्स परचेस करते हो ना, तो परचेस अकाउंट डेबिट होता है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, सिंपल है। गुड्स आया तो इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, इसी वजह से परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे कैश नहीं जा रहा है, तो किसको हमें याद रखना पड़ेगा, मिस्टर वाई को। क्यों? क्योंकि मिस्टर वाई को मुझे पैसे देने हैं ना, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो मिस्टर वाई को मुझे पैसे देने हैं। तो मिस्टर वाई कौन है, गिवर है, पर्सनल अकाउंट, मिस्टर वाई मतलब पर्सनल अकाउंट। गिवर है कि रिसीवर है, गिवर है, उसने हमें गुड्स दिए, उसने हमें गुड्स दिए, तो इसी वजह से मिस्टर वाई अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, देख लो, परचेस टू मिस्टर वाई है। गिवर, इसी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो गई ना, वो हमें गुड्स देंगे, इसी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो क्रेडिट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद पेड रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपने रेंट पे किया लेकिन पर्सनल कैश में से पे किया। बिजनेस में जो पैसे पड़े थे उससे रेंट पे नहीं किया, पर्सनली आपके घर पे जो पैसे पड़े थे उसमें से पे किया। तो पर्सनली अगर देखो, कोई भी बिजनेस का ओनर बिजनेस का खर्चा अपने पर्सनल पैसे से कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल लेके आया। सिंपल है ना, कैपिटल लेके आया ना, अपने पर्सनल घर में जो पैसे पड़े थे वो बिजनेस में लेके आया, उसका खर्चा पे किया। तो फिर पर्सनल बिजनेस में कोई भी चीज लेके आ रहा है ओनर, तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग, सॉरी, कैपिटल बोलेंगे, सिंपल है। तो रेंट पेड आउट ऑफ पर्सनल कैश, पर्सनल कैश पहले तो सिर्फ यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ तो ऐसा मान लिया जाएगा कि रेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल हमारे पास आया, ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, देखो
यहाँ पे आपको समझना क्या है, रेंट है वो तो खर्चा ही है, रेंट तो खर्चा ही है। क्या बिजनेस में से कैश गया? बिजनेस का तो कैश था ही नहीं, तो कैसे जाएगा बिजनेस में से? तो कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं कर सकते। कौन पैसे लेके आया? कैपिटल बढ़ गई हमारी, इसी वजह से कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। ओनर पैसे लेके आ रहा है, ओनर पैसे लेके आ रहा है ना, तो ओनर इज द गिवर। क्या बिजनेस में से कैश गया? नहीं, बिजनेस का कैश था ही नहीं, तो गए क्या कैसे? तो बिजनेस के लिए गिवर कौन है? ओनर है। तो ओनर अगर बिजनेस के लिए कुछ भी अपना पर्सनल ला रहा है तो उसको कैपिटल बोलेंगे, सिंपल है। ठीक है, बस। अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट किया है, वही ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट किया है, पर्सनल रियल नॉमिनल जो मैंने समझाया वही किया हुआ है। यही समझ लेना, गोज आउट कम्स इन, मैंने सारी चीज जो बोली है वो यहाँ पे लिखी हुई है। बस यही कर लोगे बहुत। डबल एंट्री सिस्टम से ही करना है अपने को। अपने को कोई मॉडर्न अप्रोच और वो सारी चीज से करनी नहीं है, अपने को यही कर। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, रियल पर्सनल नॉमिनल, ये सारी चीज जो मैंने आपको बता दिया। देखो, नॉर्मली नॉर्मली आपको बता देता हूँ, परचेज अकाउंट को वो लोग नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करते हैं। परचेज एंड सेल्स अकाउंट को, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। परचेज अकाउंट को वो लोग नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करते हैं, सेल्स अकाउंट को भी नॉमिनल अकाउंट कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप परचेज करते हो, जब भी आप परचेज करते हो तो आपका खर्चा होता है। परचेस करोगे, गुड्स का परचेस करोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप खर्चा करोगे तो इन दैट सिनेरियो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? डेबिट करना पड़ेगा। इसी वजह से परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सेल्स अकाउंट को भी नॉमिनल अकाउंट की तरह के वो क्रेडिट करते हैं, सिंपल। सारे ट्रांजेक्शन मैंने जो रीजन के साथ बताया वही यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, वही चीज एक बार देख लेना। दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। कैपिटल अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट होता है, मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि ओनर का अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट मतलब क्या? सिंपल सिंपल, ओनर का अकाउंट। ओनर कौन है? पर्सन है, पर्सनल अकाउंट है। डन। एक बारी देख लेना। स्टिल यू हैव एनी डाउट? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल रिप्लाई यू। आपके डाउट सारे क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, ऐसा नहीं है, आई विल गिव माई बेस्ट फ्रॉम माई साइड टू हेल्प यू। ठीक है, सारी चीजें मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा पूरे सिलेबस के साथ। ओके, आई होप सो। ये चैप्टर तो हमारा खत्म हुआ। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देखो ये सारी चीज मैंने बता दी आपको। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री मैंने तो लेजर, जर्नल एंड लेजर का भी वहां पे ही दे दिया आपको। जो भी है जर्नल एंड लेजर का भी आपको दे ही दिया है। ठीक है, तो इतनी जो चीज थी वो मैंने बता दी। बस इतना ही आपको ये चैप्टर के अंदर इतना ही आपको करना था, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, डन। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो पे मूव ऑन करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? 1.5 कर लेंगे। पहले हम 1.5 कर लेंगे, फिर 1.4 एंड 1.5 के रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज और वो सारे होंगे वो साथ में कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों चैप्टर थोड़े एक साथ मिले हुए हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें थोड़ी मिली हुई है एक साथ, इसी। डन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया है, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। दैट वुड बूस्ट माई कॉन्फिडेंस टू। थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। हाँ, तब तक के लिए देखते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।